हेलो, वेलकम टू रिविजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम जो है वो मई महीने के अंतर्राष्ट्रीय सामयिकी यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो पिछले महीने रहे हैं। एंड इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ से शुरू करेंगे हम, और इसी क्रम में जो है वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले रॉबर्टो एजिवेडो जो हैं वो वर्तमान में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो हैं वो प्रमुख हैं, और इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही जो है वो इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से सुर्खियों में आए। विश्व व्यापार संगठन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चला है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हाल ही में बहुत सारे मामले इसमें उठाए गए। एक दूसरे देशों के प्रति जो व्यापार से जुड़े हुए मामले होते हैं उनको देखने के लिए संगठन बनाया गया था। विश्व व्यापार संगठन जो है उससे पहले GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स नाम से एक संगठन हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किया गया था। WTO जो है वो मुख्य तौर से देशों के बीच में व्यापार से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है। पर अभी कुछ दिनों से अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए और अमेरिका के इसमें अविश्वास जताने की वजह से इसकी जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अवरोध आए हैं। अमेरिका ने अभी हाल ही के अंदर इसका जो आर्बिट्री बॉडी होती है, जहां पर आप अपने मामलों को उठा सकते हैं, जहां पर सुनवाई होती है, उस बॉडी में जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति पे रोक लगा दी थी, क्योंकि अमेरिका का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इसमें। अमेरिका इनको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, इस वजह से उसके वोट के बिना जो है वो इन को जजेस को जो है वो नियुक्त नहीं किया जा सकता, और उनके बिना जो है वो कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये सभी कारणों की वजह से WTO अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, और अभी रॉबर्टो एजिवेडो के इस्तीफा देने की वजह से भी ये चीज़ सामने आई। चीन के साथ जो अमेरिका का ट्रेड वॉर था, भारत पे भी अमेरिका ने बहुत सारे आरोप लगाए कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर जो फायदे दिए जाते हैं विकासशील देशों को, उनका चीन और भारत जैसे देश जो अब विकासशील नहीं है, ऐसा अमेरिका का कहना है, उनके लिए जो है वो इनका फ़ायदा उठाना बहुत आसान होता है। इसीलिए अमेरिका काफ़ी समय से विश्व व्यापार संगठन WTO के कामकाज में अड़ंगा करता रहा, और इस वजह से इसी बीच रॉबर्टो एजिवेडो का इस्तीफा विश्व व्यापार संगठन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिन समय अभी इस वक्त चल रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे राजीव जोशी। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, IITian हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, और इनको जो है वो अमेरिकी संस्था न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन जो है, इन्होंने जो है वो इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है राजीव जोशी को न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन की ओर से, और इनके नाम पे अमेरिका में 250 से ऊपर पेटेंट्स हैं। इसी के बाद में हम आगे बात करेंगे आभास कुमार झा जो हैं वो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, और इनने जो है वो विश्व बैंक के दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे आपके लिए ध्यान रखने वाला, कि ये जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन का जो हिस्सेदारी है दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वाला हिस्सा है, उसमें विश्व बैंक की जो हिस्सेदारी है या फिर जो हिस्सा है विश्व बैंक का, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो इनका अंग है विश्व बैंक का। विश्व बैंक एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, वर्ल्ड बैंक जिसको हम कहते हैं। विश्व बैंक के अंदर कुल मिलाकर 5 संगठन आते हैं। वर्ल्ड बैंक, इन 5, इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक समूह भी बोला जाता है। इसमें कुल 5 जो है वो संस्थाएं शामिल हैं, 5 संस्थाएं इसमें आती हैं। वर्ल्ड बैंक का गठन जो है वो 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स नाम से एक जगह है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, इसीलिए इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन 2 संगठनों का जो है वो गठन यहाँ पर हुआ था, और ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन माने जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भारतीय होने की वजह से ये जो है वो सुर्खियां अक्सर पूछे जाने वाली एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, विश्व बैंक का कार्यकारी प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं आभास झा। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है ये है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ये जो हैं वो ब्राज़ील के मंत्री रह चुके हैं, और इनको जो है वो शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक,
एनडीबी का जो है वो नया अध्यक्ष चुना गया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये संस्था जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, BRICS। ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपके साउथ अफ्रीका आते हैं। पहले ये BRIC हुआ करता था, साउथ अफ्रीका को यानी कि दक्षिणी अफ्रीका को जो है वो इसमें बाद में जोड़ा गया। और इन देशों ने मिलकर विश्व बैंक और IMF, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी अमेरिका और अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनकी रहती है, इस वजह से उसमें उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होने की वजह से उनकी राय का महत्व ज़्यादा होता है और समानता नहीं है उसमें असमानता का अभाव है, जिस वजह से जो है वो इन देशों ने मिलकर एक नया बैंक बनाने की कोशिश की है जो कि इनकी जगह ले सके या फिर इन देशों को, विकासशील देशों को जो है वो किसी भी भेदभाव के बिना जो है वो एक तरीके से ऋण वगैरह, विकास कार्यक्रमों के लिए पैसा वगैरह दे सके, इस तरीके का एक बैंक बनाने की कोशिश की है। आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, इससे पहले जो है वो भारतीय अधिकारी KV कामत जो हैं वो इसके जो हैं वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो KV कामत का नाम आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और इनकी जगह कौन लेने हैं? मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील से हैं और ब्राज़ील जैसा मैंने बताया ब्रिक्स के अंदर जो है वो सदस्य देश है। तो आपको ये चीज़ों का यहाँ पे ध्यान होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे हमको ध्यान रखनी होती है वो है, ठीक है, देख सकते हैं ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित है और भारतीय बैंकर KV कामत के स्थान पर नियुक्त किया गया इनको। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन। जैसा कि आप सबको पता है स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों सुर्खियों में रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस की लड़ाई में आगे बढ़कर मोर्चा संभालने हेतु, ठीक है, तो असल में जिसकी बात हमने की भी थी कि किस तरीके से हमारे देश का चाइना का जो मामला चल रहा है उसके अंदर अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो बैठक हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधित्व यहाँ पे देख सकते हैं आप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की कार्यकारिणी बोर्ड के चेयरमैन पद को संभाल रहे हैं। ये इस साल भारत को दिया गया है और इसी को लेकर इसी संगठन के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्यकारी बोर्ड है इसकी ही बैठक के अंदर जो है वो चाइना के खिलाफ कोरोना बीमारी को लेकर जो जांच करने के लिए प्रस्ताव रखे गए थे उसको लेकर चाइना ने आपत्ति जताई थी और ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आपको ध्यान होना चाहिए पदवी किसने संभाली है? भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट चीज जो इसमें हम देखेंगे, फेंग ये जो हैं वो एक चीनी लेखक हैं और इन्होंने एक जो है वो एक नई किताब या फिर इनके जो लेख हैं, इनके जो ट्वीट्स हैं उनको लेकर जो है वो ये सुर्खियों में आई हैं। कारण है कि इनके जो ट्वीट्स हैं उनकी वजह से चाइना का जो रोल रहा हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस को फैलाने में, उस चीज़ को लेकर जो है वो ये सुर्खियाँ बनाने में सफल रही हैं। इनके पीछे कारण है वुहान डायरी डिस्पैच, इस नाम से एक जो है वो इनके ट्वीट को इकट्ठा करके, ठीक है, फ्रॉम दी क्वारंटाइन सिटी, ये एक किताब जो है वो इन्होंने जो है वो जारी की है या फिर इनके नाम से जारी की गई है, जिसमें वुहान के अंदर जब शुरुआत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो वहाँ की जो स्थिति थी उसके बारे में स्पष्ट तौर से साफ तरीके से बताने में कि किस तरीके से वुहान के अंदर कोरोना वायरस फैला और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया और इसकी वजह से जो है वो इनको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है वो काफ़ी ख्याति मिल गई। तो आपको नाम ध्यान रखना है, फेंग जो हैं ये चीनी लेखक हैं और एक तरीके से वुहान डायरी नाम से किताब अगर पूछ लेते हैं तो आपको फेंग नाम ध्यान रखना है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये इस किताब का नाम है। नेक्स्ट जो हैं वो हैं कार्मेन रेनहार्ट, जो हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और ये विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष बना दी गई हैं और ये जो है वो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मेलपास ने इनकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। विश्व बैंक वापस हम बात कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इसी के साथ में हम अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है डेविड मालपास, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान होना ही चाहिए। डेविड मालपास इज द प्रेजेंट हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी मूल के होते हैं या अमेरिका की तरफ से जो है वो इनको नियुक्त किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के जो अध्यक्ष होते हैं वो ऐसा देखा गया
है या फिर ऐसे एक तरीके से प्रथा चलती आ रही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है बट ऐसा होता है, क्योंकि जैसा मैंने समझाया था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अंदर जिन यूरोपीय और अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लोगों को चुना जाने में एक तरीके से पक्षपात है, यहाँ पे इनका वोट ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, इस तरीके के जो वित्तीय संस्था हैं उनका उभरना हुआ है ताकि वो इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरह या सॉरी विश्व बैंक की तरह या IMF की तरह जो है विकासशील कार्यों के लिए जो विकासशील देश हैं उनको, जो अविकसित देश हैं उनको, इनको जो है वो पैसा दे सकें और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं। इस तरीके से जो है वो ये संस्था महत्वपूर्ण संस्थाओं में गिने जाने वाले हैं। ठीक है, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट नाम जो सुर्खियों में रहे हैं वो हैं मेजर सुमन गवानी हैं। ये जो हैं वो भारतीय सेना में मेजर हैं और इनको जो है वो हमने यहाँ पर भारत की ओर से दक्षिण सूडान के अंदर, साउथ सूडान के अंदर जो हैं वो ये अभी तैनात हैं। इन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, वो भारतीय सुमन गवानी को दिया गया है। साथ ही साथ ब्राज़ील की एक और ऑफिसर हैं उन्हें भी दिया गया है। ये दोनों साथ में संयुक्त तौर से दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सुमन गवानी भारतीय मेजर हैं जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर जो शांति सेनाएं गई होती हैं उनके अंदर हैं, तैनात हैं और ये अभी कहाँ पे सेवाएं दे रही हैं, ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस के दक्षिण सूडान के मिशन के अंदर जो है वो सेवाएं दे रही हैं। तो इसको जो है वो ये भी कहा जाता है, आप इसको अगर देखना चाहें तो UNMISS यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र मिशन इन साउथ सूडान, दक्षिण सूडान के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है उसके अंतर्गत जो है वो ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ठीक है, पहली बार जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मेजर सुमन गवानी दक्षिण सूडान, देख सकते हैं मैंने जो बताया था UNMISS में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। ठीक है, इनको अपने शांति प्रयासों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ पुस्तकों की जो अभी हाल में न्यूज़ में रही हैं। खासतौर से 2 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फाइंडिंग फ्रीडम, ये जो है किताब, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो। इस किताब को मुख्य तौर से ब्रिटेन वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चित रही और इस किताब के अंदर मुख्य तौर से आप देखेंगे तो जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हैं, ये जो प्रिंस चार्ल्स के छोटे बेटे और उनकी बहुएं हैं, इनके अभी हाल ही में शाही परिवार को छोड़ देने की वजह से सुर्खियों में रहने पर ये किताब लिखी गई थी और ये एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, खासतौर से ब्रिटेन के अंदर, UK के अंदर। ब्रेक्जिट होने के बाद में ये एक बहुत ही मेजर खबर बनी थी और इसी पर ये किताब जो है लिखी गई है। लेखक हैं ओमिड स्क्रॉबी और कोरोलिन डूरंट। नेक्स्ट जो है वो है पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मोमेयर। ये जो है वो व्हाइट हाउस के बारे में, व्हाइट हाउस के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी है और व्हाइट हाउस के अंदर जो घटनाएं हुई हैं इनके कार्यकाल के दौरान में, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। नेक्स्ट हम खेल की खबर को कवर कर लेंगे। तो खेल की खबरों में हम बात कर रहे हैं, जापान ने 2021 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो 2020 में आयोजित किया जाएगा, ऐसा फैसला किया है। इसके पीछे मुख्य तौर से कारण है कोरोना वायरस। आपको ये यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जापान ने अभी हाल ही के अंदर ये भी घोषणा की थी कि जो आपका ओलंपिक खेल हैं जो इस साल होने वाले थे उनको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, उनको आगे बढ़ा दिया गया है। वो भी जापान के टोक्यो शहर में होने वाले थे और इनको अगले साल करने का फैसला किया है। वहीं अब 2021 में दोनों महत्वपूर्ण खेल जापान में होने वाले थे, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप भी वहाँ होने वाली थी, तो यहाँ पर जो है वो जापान के लिए भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसी चीज़ को देखते हुए जो है वो जापान ने क्या किया है, जापान ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, 1 साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जापान के टोक्यो शहर में 2020 के ओलंपिक खेल होने वाले थे और इनको आगे बढ़ाकर 2021 कर दिया गया। वहीं नाओमी ओसाका, ये जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आज की तारीख में टेनिस खिलाड़ियों में गिनी जाती है, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका जापान से हैं और इन्होंने जो है वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी है 22 साल की उम्र में और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा
कमाई करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी दोनों ही चीज़ों की वजह से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाओमी ओसाका बहुत ही महत्वपूर्ण चीनी जो हैं वो जापानी खिलाड़ी हैं और टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उद्योग से जुड़ी भी कुछ बातों पे। रूस ने 2020 के अंत में अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए, ठीक है, पहला उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है। देखिए अभी ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि ये सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है। वो तो सिंपल है कि रूस ने किया है, आपको ध्यान होना चाहिए। बट अभी अंटार्कटिका के अंदर कुछ एक चीज़ें या अंटार्कटिक के अंदर कुछ एक चीज़ों में बदलाव आने की वजह से थोड़ा बहुत ये जो है वो न्यूज़ बन रहा है। अंटार्कटिक बोल रहा हूँ, आर्कटिक जलवायु की बात कर रहे हैं। तो आर्कटिक में हमेशा, इससे पहले से बहुत सालों से आर्कटिक में कभी भी समुद्र का पानी जो है वो गर्मियों में भी जो है वो पिघलता नहीं है। इसके पीछे कारण हुआ करता था कि ये ध्रुव से बहुत ही ज़्यादा, उत्तरी ध्रुव के बहुत ही ज़्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र बनता है और यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से गर्मी नहीं होती है और जो है बर्फ़ नहीं पिघलती थी। बट अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, पृथ्वी गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास के समुद्र जो हैं वो खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया जैसे देश जिनका उत्तरी ध्रुव की ओर बहुत लंबी समुद्री सीमा लगती है, वो इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर जो तेल वगैरह के भंडार हैं, जिस क्षेत्र के अंदर जो बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस क्षेत्र के अंदर जो तेल वगैरह निकलेगा उसको दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए, दूसरे इलाकों तक पहुँचाने के लिए जो समुद्री मार्ग खुल जाएंगे, इसकी वजह से उस पर निगरानी वगैरह रखने के लिए इन सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने का प्लान जो है वो रूस की तरफ से किया जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इनको हम ICMR भी बोलते हैं, ICMR ने जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई HCQ, इसका नाम बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में रहा है, आपको HCQ के बारे में पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए HCQ बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई है और मैं इसको लूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। HCQ जो है वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है इसका, और ये जो है वो हमने विदेशों को बेची थी। हमने जो है वो अमेरिका के अनुरोध करने पे बहुत सारी दवाई जो है वो अमेरिका को, ब्राज़ील को, इन सब देशों को जो है वो जारी की थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया के लिए। अब मलेरिया के अंदर इस दवाई का उपयोग जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जाता है, उस तरीके से ही कोरोना वायरस के अंदर कुछ देशों ने रिपोर्ट किया था। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनके माध्यम से ये कहा जा रहा था कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई रहेगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो कुछ देशों ने, जैसे अमेरिका ने, अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इस दवाइयों को रिकमेंड करना या फिर उनको प्रस्तावित करना शुरू कर दिया कि आप जो है वो ये दवाई लीजिए। हालांकि इस दवाई का कोरोना पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोरोना बीमारी के चलते हुए जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के खिलाफ लड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान होता है, फेफड़ों में जो है स्वेलिंग, सूजन वगैरह देखने को मिलती है, पानी भर जाता है और आदि की वजह से निमोनिया होने से लोगों की मृत्यु होती है। तो इस तरीके की स्थिति में निजात दिलाने के लिए जो कोरोना से लड़ने की स्थिति बनती है, उसमें HCQ दवाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर बताई गई थी। हालांकि अभी भारतीय जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR जो है, उन्होंने जो है वो भारत में इसके उपयोग को जो है वो थोड़ा सा रोकथाम इसकी कर दी है कि लोग बिना सोचे समझे जो है वो दवाई लेने लग जाते हैं कि भाई अमेरिका से कोई खबर आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, तो इस पे जो है वो रोक लगा देनी चाहिए, इसका कंट्रोल नियंत्रित करना चाहिए। और इसी वजह से जो है वो ICMR ने ये कह दिया है कि केवल दवा पंजीकृत मेडिकल पर्चों पर ही दी जाएगी ये दवाई। आप जो है वो जाकर जैसे पैरासीटामॉल ले लेते हैं वैसा आप ऐसा इस दवाई के साथ आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये दवाई जो है वो सुर्खियों में रही है। आपको HCQ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को सेकंड पार्ट के अंदर।